हाँ, तो कल हम लोगों ने जो डायमेंशनल फार्मूले पढ़े थे उसी के आगे हम आज बताने जा रहे हैं। तो अगला नंबर आपका है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसका सिंबल होता है आर। ठीक है, तो गैसेस को तो आप लोग जानते हो सिलेंडर में हम लोग रखते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर में हमने ये गैस भर रखी है। ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे इसमें भरे हुए हैं। और याद रखना, आप लोगों ने ये पढ़ रखा है कि अगर 12 मॉलिक्यूल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर 12 मॉलिक्यूल्स हैं सिलेंडर में तो हम कहेंगे 1 डजन हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल्स भरेंगे तो हम कहेंगे 1 सेंचुरी है। इसी तरह से 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतने सारे मॉलिक्यूल्स अगर सिलेंडर में भरे हैं तो हम कहेंगे कितनी गैस है भाई, 1 मोल। तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स को हम 1 मोल कहते हैं। और 1 मोल गैस के लिए इक्वेशन होता है, तो हम यहाँ पर 1 मोल गैस के लिए इक्वेशन लिखेंगे और वो ये है, फॉर 1 मोल गैस, और गैस दो तरह की होती है, एक तो आइडियल गैस होती है और एक नेचुरल गैस होती है। जो नेचर में पाई जाती है वो नेचुरल गैस हो गई, लेकिन मैं ये इक्वेशन बता रहा हूँ आइडियल गैस के लिए। तो कौन सी गैस है भाई, आइडियल। और इस 1 मोल गैस के लिए इक्वेशन होता है PV इक्वल टू RT। यहाँ पर जो P है ये प्रेशर है, V है वॉल्यूम, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और T है गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब है कि टेम्परेचर इन केल्विन, डिग्री सेल्सियस में नहीं, केल्विन में। तो यहाँ पर हमको डायमेंशनल फार्मूला किसका निकालना है, R लिखा है देखो, तो R का डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। इसलिए R को हम लेफ्ट में कर लें तो अच्छा है, तो R के साथ जितनी चीज़ें हैं उनको दूसरी तरफ ले जाएं ट्रांसफ़र करके। तो यहाँ पर हो जाएगा R इक्वल टू PV अपॉन T। तो P इसमें क्या है, प्रेशर, V है वॉल्यूम और T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला हम आप लोगों को बता चुके हैं। कितना होता है भाई, हाँ बोलो, mL-1T-2, करेक्ट। वॉल्यूम का L³ और टेम्परेचर का हमने बताया था K, केल्विन होता है ना इसका यूनिट, तो K हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि ये M लिख देंगे पहले। L देखो दो जगह पर है लेकिन हम एक ही जगह लिखेंगे, पर इनकी पावर हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो -1 और 3 कितना हो गया, 2, T की पावर -2, इसके को ऊपर ले जाए तो K की पावर -1। ये है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। नेक्स्ट नंबर ये है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का सिंबल ये है, K बनाएंगे और इसके नीचे की तरफ B लिख देंगे, इसको पढ़ेंगे K सफेक्स B। तो ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का सिंबल होता है। और अब देखो
गैस मॉलिक्यूल जो होता है उसमें 3 तरह के मोशन होते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन और थर्ड जो है वाइब्रेशनल मोशन। तो 3 तरह के मोशन होते हैं, तो 3 तरह की काइनेटिक एनर्जी भी होगी उसमें, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इसमें यूज करने जा रहे हैं। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल is given by equal to 3/2 kb इंटू टी। यहाँ पर टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस है। अब हमको kb का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, तो kb इक्वल टू निकाल लेंगे। तो kb के साथ में देखो 2 अपॉन में है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दें 2e, और ये 3 जो है मल्टीप्लाई में है इसके साथ में, तो ये अपॉन में चला जाएगा और टी भी अपॉन में यहाँ चला गया। तो कुल मिला के ये तुम्हारा फार्मूला kb के लिए बन गया। अब हमें kb का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 प्योर नंबर हैं, इनके कोई डायमेंशनल फार्मूले नहीं होंगे, इनको आप छोड़ दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूले लिखने जा रहे हैं, ना कि वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अगर वैल्यू निकालनी होती हमको तो हम 2 और 3 को नहीं छोड़ते, लेकिन डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो उसमें हम नंबर को छोड़ सकते हैं, छोड़ेंगे ही। और ई एनर्जी है ml² T-2 और ये T टेम्परेचर, तो K, और इसको भी जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा ml² T-2 और K-1। ठीक है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो ये वाला डायमेंशनल फार्मूला आया है वही ये वाला भी आया है। तो याद भी रख सकते हो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के डायमेंशनल फार्मूले सेम होते हैं। ठीक है, तो ये हैं डायमेंशनल फार्मूले। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बताने जा रहे हैं और वो नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, देखो बच्चों, हमारे पास एक ये आयरन रॉड है, लोहे की रॉड, जिसे जनरली तुम लोग सरिया भी कहते हो। ये आयरन रॉड है हमारे पास। इस आयरन रॉड का एक एंड आप आग में रख दीजिए, तो इस एंड से हीट एंटर करेगी। क्या एंटर करेगी? हीट। और वो हीट इसमें से फ्लो करेगी। कुछ देर बाद ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जितनी हीट यहाँ से एंटर करती है उतनी ही हीट यहाँ से एग्जिट करने लगती है, और इस कंडीशन को हम स्टेडी स्टेट ऑफ दिस रॉड कहते हैं। हालांकि इसका डिस्कशन अभी आगे होगा हीट में। तो देखिए, आप इस रॉड को देखते रहिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ से हीट निकलती चली जा रही है, निकलती चली जा रही है, और स्मॉल टी टाइम तक आप देखते रहिए, तो उस स्मॉल टी टाइम में काफ़ी हीट यहाँ से निकल जाएगी। हम ये देखते हैं कि जो एंड आग में रखा था हमने, उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, और इसका टेम्परेचर, इस वाले एंड का टेम्परेचर कम होता है। और इस एंड और इस एंड के बीच में जो ये डिस्टेंस है, जिसे हम लेंथ ऑफ रॉड भी कह सकते हैं, उसे आप d मान लें। ठीक है, तो दोनों एंड के बीच की डिस्टेंस कितनी है? d। तो जो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट
इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स अपॉन डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स, डिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स। अब इसके बाद आपको डायमेंशनल फार्मूले लिखना है। देखो ऊपर है टेम्परेचर डिफरेंस, और टेम्परेचर डिफरेंस का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो टेम्परेचर का। तो मेन वर्ड आपको पकड़ना है टेम्परेचर, और टेम्परेचर का होता है K और डिस्टेंस का हो गया L। जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये L की पावर -1 K, ठीक है। जब डायमेंशनल फार्मूला लिखें तो फाइनल रिजल्ट में पहले m लिखा करो, बाद में l, फिर t, इस तरह से mlt सीक्वेंस में लिखा करो। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और K से रिप्रेजेंट करेंगे। कभी कभी केवल थर्मल कंडक्टिविटी भी आपका लिखा होता है कि थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है। तो देखो भाई K, अब इसी रॉड का यूज़ करेंगे हम। तो हमने कहा था कि अगर आप T समय तक देखते रहेंगे तो काफ़ी हीट यहाँ से पास हो जाएगी। तो वही है, हीट का फार्मूला क्या होगा फिर, T समय में इससे होकर हीट पास हो गई, तो T समय में कितनी हीट पास हो गई, उस हीट के अमाउंट का फार्मूला ये है Q इक्वल टू KA T1 माइनस T2 इंटू T अपॉन D, ठीक है। तो ये फार्मूले लर्न करने पड़ेंगे, ये फार्मूला आपको लर्न होगा तभी आप डायमेंशनल फार्मूले निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। तो हम यहाँ पर अब K का डायमेंशनल फार्मूला निकाल के बताएंगे। तो K को लेफ्ट में कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो QD हो जाएगा। ये D यहाँ चला गया, ये बचेगा KA T1 माइनस T2 इंटू स्मॉल t। देयरफॉर K इक्वल टू जब निकालेंगे तो K के साथ में जो इतना पूरा रखा हुआ है इसको अपॉन में ले जाइए, QD अपॉन A T1 माइनस T2 इंटू T। अब यहाँ इन सबके डायमेंशनल फार्मूले लिख दें। अब Q क्या है, हीट, हीट क्या होती है, एनर्जी, और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये होता है ml² T माइनस 2। D है डिस्टेंस L, A है एरिया L², T1 माइनस T2, ये T1 और T2 क्या है, टेम्परेचर। तो T1 माइनस T2 को क्या कहेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस, और टेम्परेचर का डिफरेंस जो होगा उसका डायमेंशनल फार्मूला टेम्परेचर के इक्वल होगा। तो टेम्परेचर डिफरेंस का डायमेंशनल फार्मूला टेम्परेचर के इक्वल है, तो K रहेगा, स्मॉल t टाइम है तो कैपिटल T रहेगा। अब देखते हैं बचा क्या, L² तो देखो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखो m लिखेंगे, इसके बाद में ये L लिख देंगे। T देखो T की पावर -2 है और ये T है, इस वाले T को ऊपर ले जाइए तो -1 हो जाएगा, तो T की पावर -2 पहले से और -1 और आ रहा है तो -3 हो गया, और L² ये वाला कैंसिल ही हो चुका है, इस K को ऊपर ले जाएंगे तो K की पावर -1। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला हो गया थर्मल कंडक्टिविटी का। इसके बाद जो है नेक्स्ट है हमारा थर्मल रेजिस्टेंस। तो थर्मल रेजिस्टेंस और सिंबल R रहेगा, और इसका फार्मूला
ये थर्मल रेजिस्टेंस जो है उसी आयरन की रॉड में होता है जो मैंने अभी बताया था। क्या होता है, रॉड से होकर जब हीट पास होती है तो हीट के पास होने में एक कहना चाहिए अपोजिशन लगता है, जिसे हम थर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। और थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला है टेम्परेचर डिफरेंस इनटू टाइम अपॉन पासिंग हीट। जो रॉड से होकर हीट पास हो रही थी उसका अमाउंट कितना है, Q, और ये Q अमाउंट कितने टाइम में पास हुआ, T टाइम में। और टेम्परेचर डिफरेंस तो दोनों रॉड का है और दोनों एंड का है। तो यहाँ पर R इक्वल टू हो जाएगा T1 माइनस T2 क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस, और इसका डायमेंशनल फार्मूला वही लिखना है जो टेम्परेचर का होता है, और वो कितना है टेम्परेचर का, हाँ, K, और ये टाइम है T। Q आपकी हीट है तो एनर्जी है ये, और एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला mL² T माइनस 2, इसको ऊपर ले जाइए m माइनस 1 L माइनस 2 T की पावर 3 और ये K, ये हो जाएगा। तो ये है थर्मल रेजिस्टेंस का फार्मूला। और अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट, देखो बहुत सारी क्वांटिटीज़ नई हैं यहाँ पर, इनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, इनके चैप्टर्स दिए गए हैं, पर थोड़ा थोड़ा यहाँ पर मैं तुम्हें समझा देता हूँ। जब हम बहते हुए पानी को देखते हैं, जैसे नदी को देखते हैं, तो उस पानी में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। जैसे कि मैं एक लेयर यहाँ बनाने जा रहा हूँ, एक लेयर ये है, इसके नीचे भी एक लेयर होगी, इसके नीचे भी एक लेयर होती है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। और ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, सबसे तेज़ बहती है वो, तो इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है। थोड़ा डेप्थ में गए तो इस लेयर की वेलोसिटी कम हो जाएगी, और डेप्थ में जाएंगे तो और कम हो जाएगी, और बॉटम में बिल्कुल पहुंच जाएंगे तो वो तो जीरो ही रहती है। तो इस तरह से हम लेयर्स को बना सकते हैं। देखो कैसे बनाते हैं, ऐसे हम रेक्टेंगुलर मान के बनाए दे रहे हैं। ये दो लेयर हैं, ये अपर लेयर है और ये डेप्थ में है लेयर, तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी। और मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है v प्लस डेल्टा v और इसकी वेलोसिटी है v, तो इसकी ज़्यादा वेलोसिटी है v प्लस डेल्टा v, इसकी केवल v है। और इन दोनों लेयर्स के बीच में ये डिस्टेंस हो गई d, ये दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ध्यान देना। तो यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट का फार्मूला है वेलोसिटी ग्रेडियंट इक्वल टू वेलोसिटी डिफरेंस। देखो यहाँ डिफरेंस है ना दोनों लेयर्स में, तो वेलोसिटी डिफरेंस अपॉन दोनों लेयर्स के बीच की डिस्टेंस, अपॉन डिस्टेंस, ओके। तो वेलोसिटी डिफरेंस का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो वेलोसिटी का होता है, और वेलोसिटी का क्या होता है वो बताया था मैंने, एल टी माइनस 1, और डिस्टेंस का क्या है, एल एल कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा टी माइनस 1। तो ये आपकी वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गई। इसके बाद हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखो कैसे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी और इसका सिंबल होता है ईटा, ईटा। देखो
ईटा बनाने के लिए पहले जैसे तुम लोग एन बनाते हो उस तरह से बना सकते हो, और इस वाले को ऐसे खींच दीजिए, ये आपका ईटा बन गया। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि लिक्विड में लेयर्स होती हैं, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, और इसकी वेलोसिटी है v प्लस डेल्टा v, और इसकी वेलोसिटी है v, दोनों के बीच की डिस्टेंस है d। तो जैसे हम लोग अपनी दोनों हथेलियाँ इस तरह से रगड़ते हैं तो हमारी हथेलियों में देखा होगा जलन महसूस होने लगती है, तो हथेलियों पर फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, फ्रिक्शन। तो जिस तरह से हथेलियों पे फ्रिक्शन लगता है उसी तरह से इन दो लेयर्स के बीच में भी फ्रिक्शन लगता है लिक्विड के कारण। तो जो ये इन लेयर्स पर फ्रिक्शन लगता है उसे हम विस्कस फोर्स कहते हैं, और इस विस्कस फोर्स का जो फॉर्मूला है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो ये विस्कस फोर्स का फार्मूला ये हो जाएगा, विस्कस फोर्स F इक्वल टू ईटा ए डेल्टा V अपॉन डी। ठीक है, तो ये जो है विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला है। अभी हम केवल डायमेंशनल फार्मूले के बारे में बात करेंगे और डायरेक्शन वगैरह की चर्चा नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि डायरेक्शन की चर्चा करेंगे तो इसमें एक करेक्शन भी आएगा। तो हम फिलहाल ईटा का डायमेंशनल फार्मूला निकालने जा रहे हैं। देयरफॉर ईटा इक्वल टू, जब ईटा निकालेंगे तो मैंने कहा था कि जिसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना उसको आप लेफ्ट में लिख लो और उसके साथ में जितनी चीज़ें हैं वो दूसरी तरफ ले जाओ। तो हम यहाँ पर ए और डेल्टा V अपान डी को दूसरी तरफ ले जाएंगे, और ये अपान में पहुँच गया, देखो इस तरह से। ये डी भी ऊपर चला जाएगा, तो हम चलो इसको सीधे ऊपर ही लिख देते हैं। और इस तरह से F का डायमेंशनल फार्मूला है MLT माइनस 2, डी डिस्टेंस है इसका है L, और A एरिया है तो L स्क्वायर, डेल्टा V का LT माइनस 1। ओके, अब इन सबको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर L ये है और L ये है, इन दो का मल्टीप्लाई करोगे तो L स्क्वायर हो जाएगा, ये L स्क्वायर और ये L स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा MT माइनस 2 अपॉन नीचे बचा LT माइनस 1। ठीक है, अब हम इनको ऊपर ले जाएं, M पहले लिख लेना, L ऊपर ले जाएंगे तो L की पावर माइनस 1, और T की पावर ये माइनस 1 जब ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो वो यहाँ पर T की पावर माइनस 1 ही बचेगा। क्या बचेगा? T की पावर माइनस 1। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला किसका? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। ठीक है, तो डायग्राम भी बना लो, थोड़ा याद भी रहेगा बात के लिए। ओके, तो भाई अब हम आगे लिखेंगे। अगला है हमारा हुबल कांस्टेंट, HUBB, हुबल कांस्टेंट। ठीक है, हुबल कांस्टेंट। अब इसमें इसका फार्मूला होता है हुबल कांस्टेंट, हुबल कांस्टेंट इक्वल टू रिसेशन स्पीड, रिसेशन स्पीड अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ जो रिसेशन स्पीड है तो मेन वर्ड पर फोकस करेंगे, स्पीड, और स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? LT माइनस 1।
तो एल टी माइनस वन अपॉन डिस्टेंस का एल हो गया, एल एल कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया ये टी माइनस वन। नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव, और सिंबल आई है, फार्मूला याद रखिए, आई इक्वल टू एनर्जी ऑफ वेव, एनर्जी ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ सरफेस। एनर्जी कहाँ से पास हो रही है? किसी सरफेस से, पासिंग थ्रू अ सरफेस, सरफेस, और अपॉन में रहेगा एरिया ऑफ सरफेस, एरिया ऑफ सरफेस। कौन से सरफेस का एरिया? जिस सरफेस से एनर्जी पास हो रही है, और कितने टाइम तक पास हो रही है, वो टाइम हो गया। हम शॉर्ट में इसको यूं लिखेंगे, ई, एनर्जी का सिंबल ई हो जाएगा, एरिया का ए हो जाएगा, टाइम का टी हो जाएगा। ठीक है, अब डायमेंशनल फार्मूले लिखने हैं इनके। तो एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एरिया का एल स्क्वायर, और ये टी, एल स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो इस तरह से ये तुम्हारा कितना आ जाएगा? एम टी माइनस थ्री। ठीक है, तो ये तुम्हारा एम टी माइनस थ्री आ गया। नोट करें जल्दी से। हो गया? चलो नेक्स्ट लिखेंगे एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, और इसका सिंबल भी लिख सकते हैं यू, और इसका फार्मूला होता है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अब एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला लिख दो भाई, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, वॉल्यूम का होता है एल क्यूब, और इस तरह से आएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। नेक्स्ट है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक एक साइंटिस्ट थे, प्लैंक्स कांस्टेंट स्मॉल एच। देखो प्लैंक्स कांस्टेंट को समझने के लिए आप ये जानो कि सन से हीट आती है, लाइट आती है, तो ये एनर्जी ही होती हैं। तो सन से जो एनर्जी आती है वो एनर्जी पैकेट्स के फॉर्म में होती है, यानी छोटे छोटे पैकेट होते हैं एनर्जी के, जिन्हें हम कहते हैं फोटोन या क्वांटा। ठीक है, तो एक फोटोन में कितनी एनर्जी होती है वो जरा समझेंगे। एनर्जी इसमें लिखना है, ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसके लिए लिखवा रहा हूं। तो एनर्जी ऑफ वन फोटोन ई इक्वल टू एच न्यू। न्यू देखो इस तरह से बनाना है, छोटे छोटे दो आर्क बना दिया करो ऐसे, और नीचे जोड़ दिया करो। तो इस तरह से तुम्हारा ये हो गया न्यू। क्या पढ़ते हैं इसको? न्यू, ऐसे ये पढ़ते हैं, फिलहाल लिखने की ज़रूरत नहीं है इसको। अब हमको एच का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, तो एच इक्वल टू हो जाएगा ई अपॉन न्यू। अब डायमेंशनल फार्मूले लिखिए इनके। ई एनर्जी है, क्या डायमेंशनल फार्मूला होगा? बोलो जल्दी से। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। फ्रिक्वेंसी न्यू फ्रिक्वेंसी है तो टी माइनस वन
और ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ml² t-1। ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशनल फार्मूला। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे चार्ज। चार्ज का सिंबल Q होता है और चार्ज का फार्मूला होता है Q इक्वल टू IT। I है इलेक्ट्रिक करंट और T है टाइम। तो ये इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का तो एम्पियर होता है और डायमेंशनल फार्मूला A, टाइम का T, कैपिटल T रहेगा। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारा आ गया AT। ठीक है। नेक्स्ट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये जो इसका सिंबल है वो इस तरह से लिखना है। पहले इस तरह से बनाना है आपको, जैसे आप ई बनाते हो, और नीचे छोटी सी जीरो लगा देना है। इसको पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और अब जरा इसको समझें कैसे डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे। एक छोटा सा पार्टिकल हमारे पास ये है और एक छोटा सा पार्टिकल हमारे पास ये है। हमें क्या करना है कि इसे पॉजिटिव चार्ज दे दिया हमने, और ये पॉजिटिव चार्ज है इस पर Q1 कूलम्ब। कितना चार्ज है इस पर? Q1 कूलम्ब। इसे भी पॉजिटिव चार्ज दे दो, नेगेटिव भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और सपोज करो कि हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो Q2 पर इधर फोर्स लगेगा F और Q1 पर इधर फोर्स लगेगा F। इस F का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन r²। जानते हैं कौन से साइंटिस्ट ने दिया था ये फार्मूला? इसे हम कूलम्ब्स लॉ कहते हैं। कूलम्ब्स लॉ कहते हैं इसको। अब हमको चाहिए डायमेंशनल फार्मूला किसका? एप्सिलॉन नॉट का। तो इसको आप लेफ्ट में ले जाइए, तो इसको उठा के इधर की जगह पे ले जाइए। ठीक है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करे ले रहे हैं। तो इस तरह से हो जाएगा ये F, पूरा कर देता हूँ मैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका इनके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इक्वल टू Q1 Q2। और जब F निकालोगे, सॉरी एप्सिलॉन नॉट निकालना है आपको, एप्सिलॉन नॉट निकालोगे तो एप्सिलॉन नॉट के साथ में जितनी चीज़ें हैं उनको डिवाइडिंग भेज दो यहाँ। तो Q1 Q2 अपॉन F 4 पाई r²। अब Q1 चार्ज है, Q2 भी चार्ज है, और चार्ज का क्या बताया मैंने अभी? AT। ये AT बताया, तो हम यहाँ पर AT, Q1 का भी AT लिखेंगे, Q2 का भी AT लिखेंगे। F का फोर्स है ये, तो mLT-2 लिखेंगे। 4 पाई कुछ नहीं लिखेंगे इसका, और R डिस्टेंस है उसको L लिखेंगे, स्क्वायर भी लगा दी। ठीक है। अब देखो ऊपर कितना आया, A² T², ये ऊपर आया। नीचे L² और L का मल्टीप्लाई, तो L³ T-2। फिर इनको ऊपर ले जाओ, M सबसे पहले लिख लिया करो, m की पावर -1, L पावर -3, T⁴ और A⁴। ओके, तो ये आपका एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अब नेक्स्ट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे I से। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है? इंटेंसिटी
ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आई। ठीक है, तो आई इक्वल टू ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आपको बुक्स में ई सिंबल मिलेगा, आई भी कई जगह दिया रहता है। तो ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू, एफ है फोर्स और क्यू है चार्ज, वो चार्ज जिस पर फोर्स लग रहा है। तो एफ अपॉन क्यू, एफ का हो गया एम एल टी माइनस टू अपॉन क्यू ए टी, और इस तरह से हमको मिल गया एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ओके, और अब नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंबल हो जाएगा फ्लक्स का, तो देखो फाई, फ्लक्स का फाई हो गया, इलेक्ट्रिक का सफिक्स में ई लगा दो, और इसका फार्मूला है ई ए कॉस थीटा। वैसे और भी फार्मूले होते हैं इसके, लेकिन फिलहाल इससे काम चल जाएगा। ई क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि यहाँ पर हमने पहले लिख दिया, एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ए है एरिया, तो एल स्क्वायर हो गया, और कॉस थीटा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसके लिए देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एम एल क्यूब टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल है V, और इसका फार्मूला है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, W का वर्क है ये, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होगा, Q का ए टी होगा, और इस तरह से बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इसका सिंबल C है, फार्मूला होता है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्यू का ए टी है, अभी हमने बताया था, और V का आपके सामने ये लिखा है, तो ये एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। कैलकुलेशन करें तो m माइनस वन एल माइनस टू टी की पावर फोर ए की पावर टू। ओके, और नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। क्या है भाई? नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। सिंबल इसका R है, और R इक्वल टू होता है, फार्मूला आप लोग जानते ही हो, R इक्वल टू होता है V अपॉन आई। तो V का क्या रखोगे, ये तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। ठीक है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन। आई यहाँ करंट है, तो उसका एम्पियर यानी A होगा। अब आप इसको ऊपर ले जाइए, जब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो R का देखो डायमेंशनल फार्मूला ये रहा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। और नेक्स्ट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो ये नेक्स्ट हो गया रेजिस्टिविटी। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सिंबल इसका होता है रो, इस तरह से बनाएंगे, ये रो इसका सिंबल है, और रो इक्वल टू होता है कैपिटल R इंटू ए अपॉन एल। कैपिटल R क्या है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ए है एरिया, एल है लेंथ। कैपिटल R का आपके सामने ये लिखा हुआ है।
ml² t माइनस 3 a माइनस 2, ये a एरिया है तो एरिया का होता है l² अपॉन l, ठीक है, ये लेंथ है। कुल मिला के ये हुआ कि एक l आप काट दीजिए इसका, तो यहाँ केवल एक l बचेगा और l² यहाँ है, तो ओवरऑल ml³ t माइनस 3 a माइनस 2। इसके बाद हम पढ़ेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, हाँ नोट कर लो, कंडक्टिविटी, 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 और इसको स्मॉल सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देंगे। सिग्मा इस तरह से बनता है, और सिग्मा इक्वल टू होता है 1/ρ, ठीक है, 1/ρ, और रो तुम्हारा ये देखो, ये रो का डायमेंशनल फार्मूला है, तो इसमें हम वैल्यू रख देंगे इसकी 1 वैल्यू मतलब वो डायमेंशनल फार्मूला लिख देंगे ml³ t माइनस 3 a माइनस 2। ये एक दूसरे से लिंक रहते हैं, इसी तरह से निकालते चले जाइए, लिंक रहता है, रटने की ज़रूरत नहीं है। तो ml³ t माइनस 3 और a माइनस 2। अब आपको इनको सबको ऊपर ले जाना है, तो ये चेंज हो जाएंगे m माइनस 1 l माइनस 3 t की पावर 3 a की पावर 2। तो ये आया तुम्हारा कंडक्टिविटी। तो ये डायमेंशनल फार्मूले आप तैयार करो। कुछ 2-4 और बताऊंगा, इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि आखिर इन डायमेंशनल फार्मूले का यूज क्या है, जो इतने सारे हम डायमेंशनल फार्मूले पढ़े जा रहे हैं। ओके, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा।